ये बच्चा 8 रैंक लेकर आया है और बहुत इंटेलिजेंट भी है। इसका सीधा कहना है कि मेरे को नॉर्मलाइजेशन नहीं, मैंने बहुत संघर्ष करा वो कर रहे हैं इनके लिए, बच्चों के लिए, कि ये सोच रहा है कि मेरे जैसे ना हो, बिल्कुल मेरे से थोड़े अच्छे बने। इतने मार्क्स लाने के बाद भी एक बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा है। वो कितनी उम्मीदों से, इन्होंने कितना अपना स्ट्रगल बताया, पहले इंजीनियरिंग की, फिर नौकरी की, फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन की, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा, वहाँ पे लॉस हो गया, फिर एक उम्मीद लेके आए कि यार हम एसएससी का पेपर देते हैं। और सर ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। साथ साथ में सर का जो वो होता, छोटी छोटी होते थे हंसाने वाले, जो मतलब इंटरेस्ट बनाए रखता था हमें पढ़ने में। एज अ जीएसटी इंस्पेक्टर मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरी उम्र मात्र 19 साल है और ये मेरा प्रथम प्रयास है। उसके बाद सर 2019 के मेंस के बाद मैंने आपका 88 डेज वाला 2020 में जो बैच आया था, उससे मैंने ग्रुप से पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद सर एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था। तो सर आपसे बहुत कुछ सीखा। मैथ तो पढ़ी है सर, जिंदगी जीने सीखा। ऑलरेडी मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है और मुझको सिलेक्शन नहीं मिला है। कितने मार्क्स से रहेगा सिलेक्शन? सर 0.4 मार्क्स। वो 0.48 से मैं सिलेक्शन से आउट हो गया। दिमाग के किसी कोने में भी नहीं था कि शायद सिलेक्शन नहीं होना ही। हमारा इरादा सिर्फ एक वीडियो बनाने का ही नहीं है, बल्कि लाखों छात्रों के दिल से निकली हुई आवाज और उनके दर्द को आप तक पहुंचाना है, जो इस सिस्टम को हिला सके। आज के वीडियो में ये जो सिस्टम आप सबके साथ गलत कर रहा है, उससे हमारे तेज और मन को कचोटने वाले सवाल होंगे। सिस्टम और सरकार तक हमारी कोशिश होगी कि बच्चों और उनके माता पिता के दर्द की सच्चाई को हम पहुंचा सकें, और ये वीडियो हमारी कोशिश होगी कि एक क्रांति की तरह काम करे। सवाल यह है कि कितने और सपने कुर्बान होंगे इस खराब सिस्टम के चलते। रियलिटी ऑफ एसएससी एग्जाम्स क्या है? नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो सिर्फ बातचीत नहीं, एक जवाब है उस सिस्टम को जो हर साल लाखों छात्रों की मेहनत को खराब कर रहा है। सालों से लगातार गलत होता आ रहा है। आप देख रहे हैं 2019 में नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने सारे बच्चे अफेक्ट हुए। 2023 में गलत क्वेश्चंस की लड़ाई कोर्ट तक चली गई। उसके बावजूद भी ये सिस्टम अपने आप को ठीक करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि हर साल कुछ ना कुछ नई ऐसी चीजें निकाल के लाता है कि बच्चे अपना दर्द बयां करते रहते हैं, किसी के कान पे जू तक नहीं रहते। हाल ही का 2024 का एसएससी सीजीएल एग्जाम आपने देखा। प्री से पहले एक लड़ाई चली, उसके बाद प्री का रिजल्ट रिवाइज हुआ, फाइनल रिजल्ट आधी रात को दिया गया। उसके बाद बच्चे चिल्लाने लगे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरे तो मार्क्स ज़्यादा थे, इसका सिलेक्शन हो गया, इसके मार्क्स कम थे। 1200 समथिंग बच्चों को विद लिस्ट में डाल दिया गया। कोई लॉजिक नहीं क्यों डाला है, कोई रीजन नहीं बताया कि बाद में 219 बच्चों को इन कर लिया। इसके पीछे की क्या कहानी थी? बस इतना कह दिया कि हम स्क्रूटनी कर रहे हैं। सोचिए, जो कमीशन 130 सवाल सही नहीं बना पा रहा है, जहां उसको सच में स्क्रूटनी की जरूरत है, वहां वो स्क्रूटनी नहीं कर रहा, बट किस बच्चे को कब बाहर करना है, किसको कब अंदर करना है, इस पे इनकी अलग लेवल की स्क्रूटनी चल रही है, जिसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। आज हमारे साथ इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए 5 ऐसे हमारे बच्चे, ये मैं हमारे बच्चे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है। मैं देख रहा हूं एक शिक्षक आ रहे कह रहे कि टॉप 100 में हमने पढ़ाए ये बच्चे। है किसी का तो बताओ। तो उनके मुंह पे भी तमाचा मारना जरूरी है कि पिछले वीडियो में भी 92 रैंक थी ऑल इंडिया, उस लड़की को हमने पढ़ाया। आज भी ये तुम्हारी भी अंडर 100 है, 8 रैंक है। सोचिए, बोलने में क्या चले 8 सिंगल डिजिट बोलते हैं ना इसको ही। ये सिंगल डिजिट, कितनी कम उम्र का लड़का है, देखने से लग रहा है खाली, वैसे लखीमपुर खीरी से, ठीक है। और बाकी आप जितने भी देख रहे हैं सारे जवान लड़के हैं, बहुत कम उम्र की, अगर एक को छोड़ दें तो आज हमारे साथ है 3 और 2 5 और 1 6 सेलेक्टेड स्टूडेंट, और एक और है सेलेक्टेड, हरिओम जी। हरिओम जी को मैं पिछले 7 साल से जानता भी हूँ। 2017 में इनको पढ़ाया, इन्होंने तैयारी की, मेहनत की, फिर इनको लगा उम्मीद नहीं है, होगा नहीं होगा, फिर और चीज़ों में चले गए, पढ़ाने लग गए, फिर पढ़ना छोड़ दिया, और फिर इनको लगा कि नहीं यार अब सरकारी नौकरी ले लेते हैं, और इस बार इन्होंने ताकत झोंकी तो इनका भी सिलेक्शन हुआ है प्रिवेंटिव ऑफिसर पे। और बाकी हमारे साथ 6-7 ऐसे लोग भी हैं जो बॉर्डर लाइन पे एसएससी की गलती की वजह से रहे, जिनको उम्मीद दी गई कि हम भी सिलेक्ट हो सकते हैं, और बाद में वो उम्मीद वापस छीन ली गई। तो उनके दर्द को भी आज हम इस वीडियो के तहत बयां करेंगे। इनसे भी सीखने के लिए बहुत कुछ है, इनका अनुभव भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ये बताएंगे कि क्या किया इन्होंने, ये बताएंगे कि क्या नहीं करना है आपको। तो इन सबसे चर्चा करेंगे। ये वो बच्चे जिनकी हार का कारण इनकी कम मेहनत नहीं है,
बल्कि खराब सिस्टम की नाकामी। ऐसे सेशन आज के दौर में इसलिए जरूरी हो जाते हैं, जो बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी में जिंदा रखा जा सके, और ऐसे बच्चे जो इस साल सिस्टम की वजह से हार गए उनको कैसे वापस उठ खड़ा होने के लिए हिम्मत दें। तो आज बात होगी उनके दर्द की, उनके माँ बाप के त्याग की और उन सवालों की जो हमें पूछने हैं एसएससी के चेयरमैन से। तो आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप सबको पहले बधाई, और मैं आप चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन, जिसमें आप अपना नाम, कहाँ से आए हैं आप, आपकी रैंक क्या है और आपको पोस्ट क्या मिली है, एक एक करके आप बताइए। मेरा नाम हरीम यादव है, मैं ग्वालियर से हूँ। 2017 से मैं सीजीएल की फील्ड में हूँ और 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 ये सारे एग्ज़ाम मैंने सीजीएल के दिए थे, जिसमें से 24 में मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर का पोस्ट मिला है। मेरे रॉ स्कोर 332 और जो नॉर्मलाइज होने के बाद 349.5 है। मेरी शिफ्ट 20 जनवरी को थी, जिसमें मुझे सिलेक्शन मिला। मेरा नाम अभिजीत कुमार है, मैं बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा रैंक 261 है। ASO इन MEA में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं सर से 2021 से जुड़ा हूँ और मैंने सर का यूट्यूब से ही करा है, मैंने कोई बैच नहीं लिया सर से, और सर ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। साथ साथ में सर का जो वो होता, छोटी छोटी होते थे हंसाने वाले, जो मतलब इंटरेस्ट बनाए रखता था हमें पढ़ने में। मेरा 20 तारीख वाले में पेपर था। मेरा जो फाइनल रॉ मार्क्स था वो 361 थे और नॉर्मलाइज करके 363 हुए थे। बेसिकली मेरा नाम हेमंत पाल है, मैं ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के एक टाउन पिछोर से बिलोंग करता हूँ। इस साल सीजीएल 2024 में मेरी रैंक 3603 रही है। एज अ जीएसटी इंस्पेक्टर मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरी उम्र मात्र 19 साल है और ये मेरा प्रथम प्रयास था। सर मेरा टेंटेटिव आंसर की में 325 था, उसके बाद फाइनल रॉ आंसर मेरा 345 था। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 347.5 था। डन। थैंक यू सर। मेरा नाम कौशल कुमार है और मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से हूँ। और सर मेरा इस बार 2024 में सिलेक्शन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो में हुआ है। सर ये मेरा 5th अटैम्प्ट था और मैंने 2016 से 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसके बाद सर 2019 के मेंस के बाद मैंने आपका 88 डेज वाला 2020 में जो बैच आया था उससे मैंने यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद सर NTPC का एग्जाम हुआ था, तो उसमें आपका वो A to Z क्वांट बैच स्टार्ट हुआ था। मैंने वहाँ से पढ़ के सर मेरा प्री निकला था, NTPC का प्री। उस टाइम पे 2021 में UPSI का पेपर आया था। तो सर 2021 में UPSI को मैंने मतलब पूरा की, मतलब यूपी में है तो 4200 ग्रेड पे यहाँ मिल जाएगा तो सेटल। तो उसमें मैंने एक साल पूरा स्पेंड किया, बट सीजीएल का प्री उस टाइम पे निकल गया था 2021 वाला, और मैंने उसके चक्कर में उसका मैच नहीं दिया था क्योंकि मुझे लगता था UPSI में मेरा फाइनल हो जाएगा। बट नॉर्मलाइज मेरे 22 नंबर मेरे माइनस हो गए UPSI में फाइनल में। सब जगह नॉर्मलाइजेशन का काला खेल चल रहा है। मेरे साथ में मेरा दोस्त था, उसका भी 22 नंबर लगभग माइनस हो गया था UPSI में। 2022 में उसका सिलेक्शन प्रिवेंटिव ऑफिसर में हो गया था। उसके बाद से सर मैंने टोटली पे सीजीएल पे ही फोकस्ड हो गया, और उसके बाद मैंने आपका जो मेंस का बैच दिया था सर 22 में, जो टॉपर्स बैच। जी सीजीएल वाला। तो उसके बाद मैंने अभी प्रिपरेशन पे सीजीएल पे ही रखा। उसके बाद मेरा 2024 में सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। कितना स्कोर था, किस शिफ्ट को एग्जाम था? 335 सर। फाइनल आंसर की में 335 था और नॉर्मलाइज 338। अच्छा, और टेंटेटिव में कितना था? टेंटेटिव में 310। अच्छा, 25 बड़ा आप सवाल छोड़ आए थे वो। ठीक है, डन, थैंक यू। और शिफ्ट आपने बताई 20 जनवरी। जी ठीक है। थैंक यू सर। मेरा नाम आयुष कुमार मीना है और मैं ST कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा जो रैंक है 12,265 है। टेंटेटिव आंसर की में मेरा स्कोर 314 नंबर था और फाइनल आंसर की में 329 हो गया था, और नॉर्मलाइज स्कोर 333 हुआ, जिसके तहत मेरे को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज मिला है। बहुत बढ़िया। आपका शिफ्ट कौन सा था? मेरा सर 20 जनवरी वाली शिफ्ट। नमस्कार सर, मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं सर अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर इस टाइम मैं यूपी लेखपाल पद पर कार्यरत हूँ। मेरा सर लेखपाल हैं आप? जी सर। सर ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। पिछली बार सर प्री क्लियर हुआ था, पर मेंस क्लियर नहीं हुआ था। सर आपसे बहुत कुछ सीखा। मैथ तो पढ़िए सर, जिंदगी जीने सीखा। और सर आप ये डायलॉग वक्त बदलता और फिर बदलेगा सारा सर, ये बहुत टच करता है। सर मेरा एग्जाम 18 जनवरी की शिफ्ट को था। सर मेरा रो स्कोर 295 था, फिर फाइनल आंसर की में 315 और सर नॉर्मलाइज स्कोर 343 था। बहुत बहुत। आपका 18 तारीख को था। उसका आपको फायदा मिला। लेखपाल में आप इतनी कम उम्र में कुछ कर लेते हैं? सर इस टाइम ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, अभी आप ट्रेनिंग चल रही है, आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे क्या करना है, खराब सही? सर ट्रेनिंग हाँ सर सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से सर काम रिवेन्यू की क्या लो होते हैं। सर जैसे UPSI में सर धाराएं होती हैं, इस तरीके से रिवेन्यू की धाराएं होती हैं, तो सर वो पढ़ाया जाता है। अब आप जाएंगे नहीं ट्रेनिंग पे क्योंकि अब आपका सिलेक्शन हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए हुआ है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर
आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं और आपका रॉ स्कोर कितना था और नॉर्मलाइज स्कोर कितना था, आपको इतनी बात बतानी है। मेरा नाम योगेश चौहान है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, सादतपुर से। और इस 2024 के जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस, उसमें मेरा टेंटेटिव स्कोर था 344 स्कोर होने के बाद मेरा फाइनल में बढ़कर 348 हो गया। और 348 होने के बाद मेरे को नॉर्मलाइजेशन में घटा के 346 पॉइंट समथिंग किया, जिसकी वजह से मैं 27 प्लस हूँ। ऑलरेडी मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है और मुझको सिलेक्शन नहीं मिला है। कितने मार्क्स से रहेगा सिलेक्शन? सर 0.4 मार्क्स। 0.4 मार्क्स है। सोचिए 344 जिसका रॉ स्कोर हो, उसको पहले से एक उम्मीद ये रहेगी कि कुछ भी होगा मेरी नौकरी तो लगनी है इस बार। सर मैं ये सोच रहा था, मैं तो 166 मेरी AIR थी रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग, जो उनके पास डाटा है, बहुत लंबा चौड़ा डाटा है उनके पास। लगभग जितने भी मेरे को लगता है सारे एस्पिरेंट रैंक मित्रा से अपना रैंक चेक करते हैं, तो उसका ऐसा फॉल्टी डाटा नहीं है, बहुत वेरीफाइड डाटा है। उसमें मेरी AIR रैंक 166 थी और मेरी UR कैटेगरी की रैंक 96 थी। इवन 100 बच्चों के अंदर मैं था ऑल इंडिया की, और फिर भी मुझे इन्होंने सिलेक्शन नहीं दिया। यार आपकी तो मतलब एक तरीके से उम्मीद जगी और वो पूरी तरीके से टूट गई। सर इतना मतलब क्या बोलूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी डिक्टेटरशिप में रह रहा हूँ, भारत में नहीं नॉर्थ कोरिया में रह रहा हूँ। ना मेरी कोई बात सुनी जा रही है, ना मेरे को कोई बात करने को राजी है। मैं इवन RTI डाली है मैंने, ना RTI के रिप्लाई है। मैं मैसेज कर रहा हूँ, मैंने चेयरमैन को ईमेल किया है, मैंने चेयरमैन जो है SSC के उनको मैं हाथ से लिख के जो एप्लीकेशन जो वहाँ काउंटर पे होती है वो देकर आया हूँ। मैंने बात भी करने की कोशिश की तो मेरे को बात भी नहीं करनी थी ऊपर किसी ऑफिशियल से। इवन ऐसा है कि वो बात भी नहीं कर रहे हैं, समझने की तो बात बहुत दूर की है, वो इवन बात भी नहीं करना चाह रहे। वो अपनी मनमानी करते रहेंगे और बहुत दिनों तक करते रहेंगे, ऐसा होगा नहीं। भारत के अंदर तो जब तक हम जैसे आप जैसे तमाम लोग जिनके अंदर जुनून है देश को आगे ले जाने का वो है, तब तक ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। आप एकदम हिम्मत मत हारिए। और मैं बस ये सेशन भी इसीलिए लेता हूँ क्योंकि मैं कहीं भी ये नहीं मानता हूँ कि आप इनसे कहीं भी कम थे। बस आप शिकार हुए सिस्टम की नाकामी का, सिस्टम ने आपको हराया, आपकी खुद की ये हार नहीं। सर मेरा नाम शेखर सुमन सिंह है। सर मेरी 20 जनवरी की शिफ्ट थी। सर मुझे 18 जनवरी को मेरा एडमिट कार्ड आता है कि आपका सेंटर पटियाला में है। आप रिवाइज रिजल्ट वाले में थे, जो एक लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी उस टाइम। स्टूडेंट्स आए थे, उनमें से मैं भी था सर। सर आप बताओ 2 दिन के अंदर एग्जाम लेना सर, क्या ये सही है? क्या ये हमारे जब रिवाइज ही करना था तो पहले ही कर लेते। चले मान लेते हैं कि अब आपको मौका मिल गया था, उम्मीद तो नहीं थी, बट मैंने तो ये बात 1 महीने पहले कह दी थी कि मैंने कह दिया है तो अब रिजल्ट रिवाइज होके रहेगा। किसी को उम्मीद नहीं थी। क्यों पंडित जी, गलत कह रहा हूँ? सर मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था, मैंने पढ़ाई भी छोड़ चुकी थी। मैं तो सोच रहा था होगा नहीं, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। अब मुझे पता चला 18 को, मैं सुबह 19 को निकला, 20 को मेरा पेपर है। कितने मार्क्स बने आपके उसमें? सर मेरे 327 मार्क्स बने टेंटेटिव में। तो वहां से एक उम्मीद जग गई कि यार चलो 300 प्लस करके आया हूँ, हाँ सिलेक्शन तो होगा। मुझे लगा कि चांस है। सर फिर जब मेरिट लिस्ट में जब नाम नहीं आता मुझे झटका लगा। फाइनल आंसर की में कितना हो गया है? 327 322 हो गया सर। 322, 5 कम हो गए। जी सर। बेसिकली अगर आपका 18 तारीख को भी होता तो शायद मिल जाती, बट बात यह है कि आपका 18 को कैसे हो सकता था? 17 की रात को तो रिजल्ट ही आया 10 बजे। बट मेरा नाम आयुष है और मेरी 18 जनवरी की शिफ्ट थी पेपर की, और मेरे जो टेंटेटिव आंसर की में 323 नंबर बैठे थे। तो हमारा सर्टेन था कि भाई पोस्टिंग तो हो ही जाएगी, बट यही है कि क्या मिलेगा। लेकिन फिर फाइनल आंसर की में जो मेरा स्कोर इन्होंने 319 कर दिया और नॉर्मलाइज होके 347 कर दिया स्कोर, और जो कट ऑफ है वो है 348। 347 पॉइंट समथिंग। मेरा 347.1 मेरा स्कोर है फाइनल, यानी आपका 0.9 से आप रहे हो। आखिरी अटेम्प्ट था आपका भी? फर्स्ट और लास्ट था। पहली बार ही दिया CGL और आखिरी भी था। आप बताइए। सर मेरा नाम दिव्यांशु सूर्यवंशी है और मैं MP के सागर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अभी वैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैंने 18 जनवरी की शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, जिसमें मेरा रॉ स्कोर जो टेंटेटिव में था वो 296 बना था। और 296 के बाद जो फाइनल आंसर की आई उसमें भी मेरा रॉ 296 ही बना, और जो नॉर्मलाइज हुआ उसके बाद मेरा 319.55 हो गया था मेरा नॉर्मलाइज स्कोर।
लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है मेरे लिए वो है 320 कुछ। अच्छा, आपको रिजर्वेशन था, कैटेगरी से थे? मतलब मेरे को 0.48 से मैं सिलेक्शन से आउट हो गया। और ये मुझे जब पता चला कि ये सिर्फ मेरी वीकनेस या फिर मेरी कमी की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे को मुझे इस चीज़ का ज़्यादा दुख हुआ। मुझे ये भी लग रहा था कि अब मैं आगे तैयारी करूं, मेरे पूरे अटेम्प्ट बच रहे हैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मुझे अभी ये होप नहीं है कि आगे भी एग्ज़ाम ढंग से होगा, कि मुझे उसकी तैयारी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी। बिल्कुल, ये तो एक उम्मीद टूटी रही है और उसी को जिंदा रखने के लिए हमने ये सेशन लिया। आपके फादर भी आए? ये सर मेरे फादर आए। क्या करते हैं अंकल आप? सर मैं ड्राइविंग करता हूँ। और ये आपका बेटा है? मेरा बेटा है। आपने इसको पढ़ाने के लिए बहुत मोटिवेट किया हर तरीके से? करी है। मैं रात को ड्यूटी भी करता हूँ, कभी रात को 12 बजे जाता हूँ, कभी 1 बजे आता हूँ, तब भी देखता हूँ तो बच्चा पढ़ रहा है बैठे 3 बजे तक। मैं कभी आया तो 3 बजे भी देखा तो पढ़ रहा है बेटा मेरा। अच्छा, फिर फिर भी लास्ट में इसको सफल नहीं मिली तो मैं बहुत बड़ा दुख हुआ। मेरे को रात को बताया, मैं हिमाचल में था जब रिजल्ट आया, तो इसने बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैं वही कह रहा हूँ, एक माँ बाप के लिए मतलब सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि यार वो अपने बच्चों को कामयाब बना सके। वो नहीं बन पाया, उसका संघर्ष है। आप भी सोचे, ड्राइविंग कर रहे हैं, आपका संघर्ष भी बढ़ा है। नहीं, मैंने बहुत संघर्ष करा, वो कर रहा है इनके लिए, बच्चों के लिए, कि ये सोच रहा है कि मेरे जैसे ना हो, मेरे से थोड़े अच्छे बने, बिल्कुल अपने मेहनत करके कुछ सफल हो। और नहीं, बच्चा मेहनती भी है। सोचो आपका कि वो पॉइंट कुछ नंबर से ही रहा है। मेहनत बहुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 3-3, 4-4 बजे तक रात तक मैंने देखा पड़ती है। अगर उठता हूँ, बाथरूम के लिए उठता हूँ, देखता हूँ तो लाइट जल रही होगी। पढ़ रहा है। वही माँ बाप। आप क्या सोच रहे हैं अभी? आपके दिमाग में क्या इस वक्त चल रहा है? आप इसको क्या समझाते हैं? मैं जानना चाहता हूँ। आपके जैसे बहुत सारे पेरेंट्स भी ये सेशन देखेंगे। मैं तो ये सोच रहा है कि जो बच्चों में थोड़ी बहुत अगर उनकी समस्या आई है तो उसको सोल्व होना चाहिए। एक आवाज उठनी चाहिए। सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे तभी सब सोल्व होगी, या वरना सोल्व नहीं होगी। जैसे दबते रहेंगे, हर साल दिक्कत होती रहेगी। आप एकदम चिंता मत करिए। और आप मुझे पता नहीं जानते हैं नहीं, बट मैं इन चीज़ों के खिलाफ आवाज लगातार उठाता हूँ, बहुत सालों से उठा रहा हूँ। मेरा बेटा बताता रहता है, इसलिए मैं इसके साथ सवेरे आए, क्योंकि ये थोड़े प्रॉब्लम है। अच्छा, इसलिए मैं चल रहा साथ। बिल्कुल सही बात है। मैं सारे पेरेंट्स से भी यही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त आपके बच्चों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप उन्हें हिम्मत दें, आप ये ना दिखाएं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और लोगों का हुआ है, तुम थोड़ी और मेहनत कर लेते। आपके बच्चे की मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है। आप हो जो उसको हिम्मत दे सकते हो, आप हो जो इस वक्त उसका दर्द समझ सकते हो। तो आप सब पेरेंट्स से भी यही गुजारिश है कि बच्चों के लिए इतना करें। मेरे बच्चे के साथ में कुछ कह भी नहीं पा रहा है। बच्चे को कुछ कह भी नहीं सकते कि अगर कुछ बोलते हैं तो बच्चे के ऊपर कितना असर पड़ता है, इसलिए चुपचाप रहते हैं। माँ बाप के लिए भी ये बहुत खराब वक्त होता है, सोचना पड़ता है। बिल्कुल, बच्चों के लिए प्रेशर नहीं दे सकते। बच्चों को अगर प्रेशर देते, कल को कोई प्रॉब्लम या कुछ करे तो क्या होता है। बिल्कुल नहीं, आप एकदम अंकल हिम्मत मत हारिए। सबसे पहली बात करते हैं विद हेल्थ पे। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी विद हेल्थ में से 219 स्टूडेंट को बिना कारण बताए नौकरी दे दी गई, जो पहले विद हेल्थ थे। क्यों दी, किस आधार पे दी, और बाकी के बचे हुए लोग अभी भी विद हेल्थ की लिस्ट में क्यों हैं, उनको क्यों नहीं दी गई? इस पे जवाब तो एसएससी का आना चाहिए था। एक नोटिस इस पे अच्छा सा निकालना चाहिए था। जहां लोगों के मन में इतना रोष है आपके प्रति, वहां अभी भी आपने चीजों को छुपा के रखा हुआ है। आपके मन में जो आता है, आपका मन जो करता है वो आप करते हैं, और ये मनमानी आपकी कब तक चलेगी? तो चले एक सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और एक एक करके सबसे सवाल पूछेंगे। मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आज सरकारी नौकरियों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, स्पेशली एसएससी का, क्या ये मेरिट बेस्ड रहा है कि आप अगर मेहनती हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी? आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बचपन से आप इंटेलिजेंट है तो आपको नौकरी मिल जाएगी? आपको लगता है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस्ड है? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें तो एक तो नॉर्मलाइजेशन कर रखा है इन्होंने। इससे ये होता है कि बहुत सारे बच्चे, जैसे 18 वाले शिफ्ट वालों का बहुत सारा नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ गए। मेरे 20 को था, उसमें बस 2 नंबर बढ़े, बट मेरा रो मार्क्स अच्छे थे, जिसकी वजह से मेरा हो गया था। मेरा 2022 मेंस में मैं 1.5 नंबर से रह गया था। 22, 23, 21 मैंने, मतलब ये 2024 का मेरे 4 अटैम्प्ट हो गए, चारों में मेंस मैंने दिया है। स्टार्टिंग मेरा 21 से था, हर बार मैं ऐसे 1-1.5 नंबर से रहा हूँ। तो ये नॉर्मलाइजेशन के कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा। इसके चक्कर में 2022 से रह रहा हूँ, और इस बार फाइनली जाके अगर मेरे मतलब इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी कि मैंने कर लिया, तो मेरा मतलब नॉर्मलाइजेशन
होने के बाद भी मुझे अच्छे मार्क्स मिले तो नहीं, बट मेरा खुद का जो था मेहनत उसके वजह से मिला है। और क्योंकि आपका 20 तारीख को ही था। 20 तारीख को था। 2 नंबर मेरे फर्स्ट सेक्शन में मेरे नंबर कट गए थे नॉर्मलाइजेशन में, बट जो सेकंड सेक्शन था उसमें से 3 नंबर बढ़े हैं। यानी ओवरऑल आपको सिर्फ 2 नंबर का। नंबर और फाइनल स्कोर कितना बताया आपने? 361 था और नॉर्मलाइज होके 360। मतलब आपने तो एसएससी को एक तरीके से चैलेंज ही दे दिया कि मैं इतने मार्क्स ले आऊंगा कि तुम चाहकर भी मुझे बाहर नहीं कर पाओगे, तब आपका सिलेक्शन हो गया। क्योंकि सर मैं पॉइंट से लास्ट ईयर आपको इफेक्ट हुआ था उससे जो 4 सवाल कोर्ट में आज भी? हाँ सर, उसमें ये हुआ था मेरे जो 4 क्वेश्चन थे ना, तो मैंने उस पर टाइम तो दे दिया था। तो ये हुआ था कि मैंने टाइम उस पर दे दिया, तो मेरा तो ये था कि मेरे से हो नहीं रहा। एक इंटरनल प्रेशर होता है, एग्जाम प्रेशर होता है, वो तो क्रिएट हो गया था मेरे अंदर। तो इसके चक्कर में ये हो कि मेरे जो आगे के क्वेश्चन थे ना उस पर भी इफेक्ट पड़ा था। मेरा इंग्लिश का सेक्शन था उसमें मैं अच्छे अटेम्प्ट नहीं कर पाया, इसमें मैथ में भी मेरा खराब हो गया, और इंग्लिश वाले में फिर भी मैंने इतना अच्छा कर लिया था कि जो मेरे रो मार्क्स बने थे वो 281 बने थे। अच्छा, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको किस टेक्निकल फॉल्ट ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन हो, रॉन्ग क्वेश्चन हो, रॉन्ग आंसर की हो, या सिस्टम की कोई एरर हो? किस चीजों को आप देखते हो कि ये आपको या आपके सिलेक्शन को खा गए? सर सबसे पहले तो जो फाइनल आंसर की ही निकली, जो कट ऑफ निकली है, मैंने जब उसे देखा सेक्शन 1 180 नंबर का सर, उसमें कट ऑफ ही 185, 190, 200 नंबर। सर 180 का पेपर है अगर, तो उसमें 200 नंबर कट ऑफ जा रही है, तो 200 नंबर हो जा रहे हैं लोग, हो जा रहे हैं सर। कट ऑफ 187 जा रही है, 187 कट ऑफ है कि मतलब मिनिमम मार्क्स ही मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा है उस पोस्ट के सिलेक्शन के लिए। ये डी 187 कट ऑफ कैसे कह रहे हैं आप? जी सर, ये देखिए सेक्शन 1 की बात करते हैं जैसे सेक्शन 1। अच्छा, क्या कट ऑफ एसएससी ने सेक्शन वाइज दी है? जी सर, दी है सेक्शन वाइज कट ऑफ? सर नहीं, नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है ना सर, वो कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ नहीं है वो। कट ऑफ दोनों सेक्शन की है, सेक्शन वाइज कट ऑफ है कि वो लास्ट जो कैंडिडेट जो सिलेक्टेड है उस पोस्ट पे, उसके नॉर्मलाइज उन्होंने मार्क दे रखे हैं सेक्शन 1 के। अच्छा, तो सर वो 187 है, वो 187 है, 190 है, 200 नंबर है। इस टाइप से अगर बच्चों के मिनिमम जो लास्ट कैंडिडेट है वही मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा लेके आ रहा है, तो सर वो तो समझ से ये एग्जाम फिर कहाँ फेयर रहा? वो तो सर मतलब ये आप एग्जाम लेने में विफल हैं, आप ऐसा पेपर बनाने में विफल हैं कि जहां कुछ पोस्ट के लिए मिनिमम कट ऑफ या मिनिमम मार्क्स फॉर सेक्शन 1 ही 187 है, आप ये कह रहे हैं? जी सर। उसके बाद कैसे आप एसएससी की तैयारी में आए? थोड़ा सा बैकग्राउंड आप अपना बताइए। सर मेरी एक पार्टनरशिप फॉर्म थी, तो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? मैं इंजीनियर हूँ, बिट्स प्लानिंग गोवा कैंपस से, केमिकल इंजीनियरिंग। तो अच्छा है, बिट्स प्लानिंग, आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ वहाँ? सर प्लेसमेंट लिया था मैंने, 1 साल मैंने जॉब भी करी। उसके बाद फिर मैंने अपनी एक फर्म खोली, वहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम हुई, मुझे लॉस हुआ कोविड वगैरह में। तो उसके बाद फिर मैंने एज अ बैकअप फिर मैंने एसएससी के लिए अटेम्प्ट किया। तो यूपीएससी भी किया आपने? जी सर, सिविल सर्विस भी किया है मैंने, 2 प्रीलिम्स भी मेरे क्लियर हुए हैं उसमें। 2 प्रीलिम्स भी क्लियर है, मतलब आप इंटेलिजेंट हैं। जी सर। हाँ। फिर एसएससी में आए तो इट वाज लाइक कि मैं उस टाइम काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था, तो मैंने लग के मेहनत करी। फिर मैंने प्रीलिम्स भी निकाला, फिर मेंस भी मैंने जब 323 नंबर मेरे टेंटेटिव में आ गए, तो आई वाज श्योर कि यार हमारी प्रॉब्लम्स तो खत्म हो गई हैं, आई एम सिलेक्टेड। ठीक है, पोस्ट ऊपर नीचे हो सकती है, बट आई एम सिलेक्टेड। बट सर इन्होंने सही क्वेश्चंस को गलत कर दिया, जो सही क्वेश्चन थे उन पे सबको बोनस मार्क्स दे दिए। जो बच्चे 300-290 में बैठे थे वो मेरे से आगे निकल गए हैं, और मैं जो 323 था उन्होंने मुझे 323 पे तो रहने देते, 323 से उन्होंने मुझे 319 कर दिया। नॉर्मलाइजेशन में 347, फिर नॉर्मलाइजेशन में 347 हो गए मेरे। उसके बाद भी क्योंकि वो 4 नंबर इन्होंने कम कर दिए थे, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब ये बड़े दुख की बात है कि सोचिए इतने मार्क्स लाने के बाद भी एक बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा है। वो कितनी उम्मीदों से, इन्होंने कितना अपना स्ट्रगल बताया, पहले इंजीनियरिंग की, फिर नौकरी की, फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन की, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा, वहाँ पे लॉस हो गया। फिर एक उम्मीद लेके आए कि यार हम एसएससी का पेपर देते हैं। एसएससी ने टेंटेटिव, मैं तो कहता हूँ कि आप 2 रिजल्ट निकालिए। एक टेंटेटिव, जब इतना ही आपने जुल्म ढाना है तो एक टेंटेटिव रिजल्ट भी निकाल दीजिए। बच्चा कम से कम उस रिजल्ट को लेके कहीं प्राइवेट नौकरी तो पकड़ ले कि टेंटेटिव में मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया था, फाइनल में नहीं बना। जो चीज सत्य है उसके अंदर काहे की टेंटिवनेस? अगर a+b का स्क्वायर पूछा जा रहा है और उसका a² + b² + 2a भी आंसर है, इसमें कहां टेंटेटिवनेस की जरूरत है? टेंटेटिव चीजें ये होती हैं कि भाई हम आपका पेपर
1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में लेंगे, डेट टेंटेटिव है, ये चीज टेंटेटिव हो सकती है। आपका नोटिफिकेशन कब आएगा ये टेंटेटिव हो सकता है। यहां आंसर की टेंटेटिव हो जा रही है। जो आंसर की का मतलब क्या है, जो सवाल है उसका उत्तर फिक्स है, सालों से फिक्स है। आपको ये नौटंकी करनी क्यों पड़ रही है कि हम पहले एक टेंटेटिव आंसर की देंगे, फिर बच्चे से 100 रुपए झंड के एक फाइनल आंसर की देंगे, फिर जितने लोगों को हमने उम्मीद दिखाई थी उनसे उम्मीद छीन लेंगे। यानी लोगों के बीच में ये दर्द पैदा करना, ये रोष पैदा करना, ये क्रोध पैदा करना, आपस में एक लड़ाई पैदा करना कि ये सोच रहे हैं 290 वाला आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। मतलब ये टेंटेटिवनेस की जरूरत है ही नहीं। सोचिए, आप इतना बड़ा कमीशन होके 130 सही सवाल बना के उनके सही उत्तर नहीं दे पा रहे हो, किस लिए सरकार ने आपको रखा हुआ है? आपको तो एक दिन में डिसॉल्व कर देना चाहिए। अगर ये आवाज मोदी साहब सुन रहे हैं और वो बहुत स्ट्रिक्ट फैसले लेते हैं, उन्होंने कहा भी है कि अभी तो मेरी डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल हुआ नहीं है वरना ये देश बहुत आगे जाएगा, तो साहब यहाँ पे भी अपनी डिसीजन मेकिंग दिखाइए और जिन कमीशन से ये बेरोजगार युवा परेशान है उनको खत्म कीजिए और नए कमीशन बनाइए, नई एजेंसी बनाइए, उनकी अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करिए। और एक ऐसा आयोग भी बनना चाहिए अब, बेरोजगार युवा आयोग, जिसके अंदर एक बेरोजगार अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसका जवाब 7 दिन के अंदर दिया जाना चाहिए। भाई, हम जहां ये सोचते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हम जहां ये सोचते हैं आज देश में इतना युवा है कि देश को आगे लेके जाएंगे, और यहां युवाओं की सुनने के लिए कोई है ही नहीं, तो कैसे देश आगे जाएगा? हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक कलेक्टिव आवाज इस खराब सिस्टम, इस भ्रष्ट कमीशन, जितने भी हैं, इन सब के खिलाफ उठाएं, तभी शायद चीजें सही हो सकती हैं, वरना आगे आने वाले वक्त के हालात और खराब होंगे। आप में से सबसे मैं एक सवाल बहुत जटिल पूछने वाला हूं कि आप में से कितने लोग ये मानते हैं, आप में से भी आपको जवाब देना है, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अगर मेरा एग्जाम 20 तारीख की शिफ्ट में होता तो मैं शायद सेलेक्ट नहीं हो पाता? आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अगर मेरा एग्जाम 18 की शिफ्ट में होता तो मैं सेलेक्ट हो गया होता? आप में से कोई ऐसा है जिसका 18 तारीख को था? मेरा आपका था। तो आप तो रैंक ही 8 लाए, आपका 20 तारीख को भी होता तो आप सिलेक्शन ले लेते। आपका सबका 20 तारीख को है, आपको 18 का। तो आप ये मानते हैं कि अगर आपका एग्जाम 20 तारीख को होता तो आप सेलेक्ट हो पाते? नहीं सर, जिस तरीके का स्कोर था उस तरीके का नहीं हो पाते आप सेलेक्ट। सीधा मतलब शिफ्ट डिसाइड कर रही है कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं। आप में से कोई ऐसा जो ये मानता है कि मेरा 20 तारीख को होता तो मैं 100% सेलेक्ट होता, 18 को होता तो? मेरा अगर 18 में होता तो डेफिनेटली सिलेक्शन होता। टॉप 100 में लाता मैं, क्योंकि आपको आता तो सब कुछ ही था। हाँ सर, जब सर टेंटेटिव का रिजल्ट आया तो उस टाइम से लेकर फाइनल रिजल्ट तक मैं हर टाइम ये सोचता था कि मेरे साथ क्या ऐसा खराब हो सकता है, क्योंकि बहुत टाइम था बच्चों के पास, कि क्या चीजें सही हो सकती हैं, क्या चीजें खराब हो सकती हैं, जिससे मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं होगा या होगा। 344 मार्क्स थे, जिस तरीके से रैंक बन रही थी, सब तरीके से मैंने हर, जैसे इवन मैंने ना अपनी आंसर की को कई बार चेक किया कि इसमें क्या गलत हो सकता है, तो मैंने माइनर फॉल्ट्स पाए थे, पर मुझे लगा कि इवैल्यूएशन होगा। जैसे एक क्वेश्चन था 2011 वाला जिसमें कॉमास और उसका गलती था 16.8% जिसका आंसर मैंने था। पढ़ा था, मैंने वो पूरा चीजें पढ़ी थी, मैंने अटेम्प्ट किया, मुझे तो शायद वो कोमा मैंने इतना नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि मुझे आंसर आता था। मेरे सही बात है यार, अर्जुन तो मछली की आंख पे फोकस करता था ना भाई। मेरे को तो आंसर पता, तो मैंने डेफिनेटली आंसर जो था वो आंसर मार्क कर दिया और मैं आगे बढ़ गया। फिर बहुत सारे क्वेश्चन है जिन पे आवाज उठा सकते हैं जो इन्होंने शायद देखी भी नहीं है, इवेल्युएट तो बहुत दूर की बात है, शायद देखी भी नहीं है और ऐसे ही बोनस मार्क्स बांट दिए। तो मुझे लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मुझे शायद कोई छोटी रैंक की या साउथ में कहीं पोस्टिंग मिल सकती है। मैं मेरे मतलब जो होता है ना कि एक दिमाग के किसी कोने में भी नहीं था कि शायद सिलेक्शन नहीं होगा। घर पे भी आपने बता दिया था कि घर पे बताया था। ये अच्छी बात थी कि मैंने अपने रिलेटिव्स में नहीं बताया था, बहुत खास पत्नी को बताया था। पत्नी को बताया था जी, उनको पता था। वो मेरे पे सबसे बड़ी मेरी क्रिटिक मेरी वाइफ है। उसको ये रहता है कि मेरी गलतियां उसको ढूंढ कर बताती है हर मौके में। सबकी वाइफ बताती है, ये बड़ा इस बार आपने ये गलती की है। मैं एक बार लेके गया, मैंने ओलिव बोर्ड में 351 मार्क स्कोर किया था, मेरी अच्छी खासी रैंक आई थी, 100 में ही रैंक थी, तो उसमें भी गलतियां निकाली, ये तुम गलती कर रहे हो, ये ठीक कर सकते थे ये। लेकिन अब की बार जो फाइनल रिजल्ट आया वो बोला कि इस बार ऐसा हुआ है कि एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा, और जिस तरीके से मैं देख रही हूँ तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकना है। और आज का दिन है, सुबह मेरी शुरुआत होती है एंजाइटी से। सुबह उठता हूँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन देखता हूँ कि CGL ने
कि एसएससी ने कुछ इस पे कार्यवाही की है या नहीं की है। दोपहर तक उम्मीद जागती है, कहीं इधर उधर यूट्यूब वगैरह देखता हूँ, कोई कहता है ऐसा हो रहा है, आज केस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। दोपहर तक उम्मीद जागती है कि शायद कुछ हो सकता है, और शाम तक आते आते वो उम्मीद धराशायी। ना नींद आ रही है ढंग से, कितने आज शायद 1-1.5 महीना हो गया है मैं ढंग से 2 घंटा 3 घंटा भी नहीं सो रहा हूँ। सुबह उठता हूँ, ऊपर यहाँ वहां घूमता रहता हूँ कि क्या हो गया, मैंने क्या गलती कर दी। आखिरी अटेम्प्ट है, बिल्कुल, और आखिरी अटेम्प्ट है सर। अब ये होता है कि किसी को बताने भी जाओगे ना आप, रिलेटिव्स को या किसी को भी, वो कहेंगे सर बहाना मार रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि 344 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ और जो 270 280 इस पोजीशन पे सेम डे की शिफ्ट और सेम उसमें होते हुए सब चीज उसे बराबर मिली है, फिर उसका सिलेक्शन हो गया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं समझाने के लिए भी शायद मुझे आधा घंटा लग रहा है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, और ये आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हम नीचे सर करके इधर घूम रहे उधर घूम रहे, ना हमारी कोई बात सुनता है, ना कोई इन चीजों पे बात करने को राजी है। बात होती है तो रिफॉर्म्स, मतलब क्या सिर्फ हम एक एग्जांपल मात्र है कि 2024 में ऐसा बच्चों के साथ हुआ, ऐसा 2025 में नहीं होना चाहिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। फिर 2024 के वो बच्चे जिनका लास्ट जो इस चीज का शिकार हो गए, उनके लिए क्या है? अब तो एसएससी भी यही चाहेगी ना कि हम जितना जल्दी हो सकते हैं इसे स्किप कर जाएं। वो डीवी इतना फास्ट कर रही है, इतना जल्दी ज्वाइनिंग दे रही है, ऐसा कभी तो नहीं हुआ। मैंने 2019 में सालों साल हो गए थे, काफी टाइम, 2 साल हो गए थे शायद। मेरा एक फ्रेंड सेलेक्ट हुआ था जीएसटी में, उसका सिलेक्शन 2 साल बाद आया था, 2022 में उन्होंने ज्वाइनिंग लिया है। और इस बार मेरे ख्याल से शायद 2 घंटे में, हाँ 1 अप्रैल या जल्दी में ही शायद ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस, डीवी तो खत्म ही हो गया है, ज्वाइनिंग भी ये जल्दी दे देंगे अप्रैल। आप में से कितने लोगों की डीवी हो गई है? आपकी हो गई है? आप में से किसी की नहीं? आपकी भी हो गई है। 2 लोगों की डीवी हो गई है, जीएसटी वालों की। यार मैं खुद ही बहुत इमोशनल हो रहा हूँ आपका ये दर्द सुन के, और बात बिल्कुल सही है कि जिनके साथ अभी गलत हो गया और अब जिनके पास कुछ करने को नहीं है, जिनका आखिरी मौका था, उनका क्या? वो कहाँ जाएं? वो किससे सवाल करें? वो किससे बात करें? वो किससे अपने दिल का दर्द कहें? वो कैसे जिए? उनकी तो पूरी लाइफ बची है, उनको न्याय कौन दिलाए? लेकिन न्याय मिलेगा, आप चिंता मत करिए। जो भी थोड़ा बहुत डिले हुआ है, कई बार अच्छी चीज़ें होने के लिए वक्त लग जाता है, और मैं अपनी पूरी जी जान झोंकूंगा, जिस तरीके से भी आपको न्याय दिला पाऊंगा और न्याय दिलाकर रहूंगा। मैं ऐसा सोचता हूं, और मैंने जो भी सोचा है आज तक वो सब मैं कर भी पाया हूं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक बच्चा हमारे साथ ऐसा भी है जो प्री में ही बाहर हो गया था, जबकि पढ़ने में बहुत अच्छा है, आखिरी अटेम्प्ट था, बहुत मेहनत की है, हर चीज़ की है। इनके मुंह भी सुनेंगे आप इनकी कहानी, कब से तैयारी कर रहे थे, कैसे कैसे तैयारी की। थैंक यू सर, मेरा नाम धीरज झा है, बिहार मधुबनी से रहने वाला हूँ। मैंने तैयारी स्टार्ट करा था 17 से, नॉन सीरियस अटेम्प्ट था वो। फिर 18 में आपका एक पॉपअप हुआ वीडियो देखना स्टार्ट किया। उस टाइम पे बिल्कुल गाइडेंस नहीं था कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे पढ़ना है। फिर आपसे देखते देखते फिर कैसे क्या करना है तो स्टार्ट किया। 18 में दिया, 18 में नहीं हो पाया मेरा, 19 में फॉर्म ही नहीं भर पाया। लास्ट डेट था उस दिन, वो आप एसएससी का वेबसाइट पे जानते हो उस टाइम पे क्या होता था। फिर 20 में दिया, 20 में प्रीलिम्स निकला, टीयर 2 दिया, टीयर 3 दिया, फिर 21 में भी दिया, 22 में भी दिया, 23 में भी दिया। तो हर साल यही लगता था कि अब हो जाएगा सही, अब सब कुछ हो जाएगा, इसी भरोसे करते गया। फिर 23 में क्या हो गया कि रीजनिंग का उठाया और प्रीलिम्स तो हो ही गया था, 162 मार्क्स थे, तो प्रीलिम्स वो रीजनिंग उठाया। रीजनिंग में क्या हुआ कि जो एनालिटिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन था वो पहले ही उठा लिया था। 2 तो सब 4 थे, तो 2 सही हो गया था, 2 गलत हो गया था मेरा। फिर और ये इनके सेंटर भी ऐसे देते हैं, मुजफ्फरपुर में मेरा सेंटर था, राजेंद्र कोल्ड स्टोरेज, कोई भी चेक करा सकता है, ठीक एनएच के बगल में 20 ट्रक जाती रहती है, सुनाई देते रहता है, पीछे से आप सॉल्व करते रहो, बगल में मंदिर है। मतलब आप उस एनवायरनमेंट में एग्जाम दे रहे हो। तो मैथ्स वाला सेक्शन हमारा ऐसे चला गया, लेकिन फिर भी मैंने 76 मार्क्स रीजनिंग में स्कोर किए थे, 119 मार्क्स इंग्लिश में स्कोर किए थे, 51 जीके जीएस में स्कोर किया था, 39 समथिंग मैंने कंप्यूटर में स्कोर किया था, और उसमें फेल हो गया फाइनली। पिताजी को बोल दिया कि अब नहीं होगा, आप छोड़ दीजिए। मैंने इससे पहले पढ़ाया भी है, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली के अच्छे स्कूल में पढ़ाया। फिर एक एडटेक है फॉर्म जिसमें आप पहले पढ़ाते थे, मैंने वहाँ पे भी थोड़ा 9th में पढ़ाया था। पढ़ाते भी थे आप? मैथ्स पढ़ाते थे? हाँ, मैथ्स 9th ओलंपियाड वगैरह का मैथ्स पढ़ाया। तो पापा बोले कि एक लास्ट अटेम्प्ट मेरे कहने से दे दो, 24 वाला। तो मेरा दिमाग में ये था कि मैं प्रीलिम्स में, मेंस में रह रहा हूँ, पूरा मेंस पे फोकस करता हूँ, एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ लेता हूँ, जीके जीएस थोड़ा और पढ़ लेता हूँ,
इंग्लिश को थोड़ा और सुधार लेता हूँ, तो प्रीलिम्स का फोकस थोड़ा सा कम कर दिया। लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स में नंबर आते थे। जो मेरा लाइब्रेरी में मेरे बगल में बैठते थे वो देखते थे कि 166, 174 लगातार हॉलीवुड में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन मेरा वो वर्स्ट डे था। पहले मेरा पटना या मुजफ्फरपुर सेंटर हमेशा होता था, या दिल्ली में सेंटर था तो ये ग्रेटर नोएडा में होता था। इस बार आरा दे दिया उन्होंने अचानक। अब आरा में सेंटर ऐसा दिया कि वहां पे मिसमैनेजमेंट इतना हुआ कि स्टार्टिंग में मैंने 8.5 मिनट में मैं कंप्लीट कर देता था इंग्लिश और जीए, लेकिन उस दिन मैंने 14 मिनट लगा दिए, क्योंकि वहां पे चावस बना हुआ था मेरे उसमें कि भाई किसी को टॉयलेट जाना है, किसी का वो माउस नहीं काम कर रहा है, तो वहां से फिर खराब होते चला गया। तो वो मेरा वर्स्ट डे था। वर्स्ट डे में भी मैंने परफॉर्मेंस किया, 137.5 आया। फिर उन्होंने आंसर की दिया। आंसर की में एक जीके जीएस में सारे जीएस कम्युनिटी के टीचर ने बोला कि एक इंडस्ट्रियल वाला क्वेश्चन था, इंडस्ट्रियल सिटी कौन सा है? फरीदाबाद, कोटा उसमें था, तो मैंने कोटा डाला था शायद, लेकिन उसमें दोनों आंसर था, दोनों आंसर हो सकता था। तो सारे टीचर ने बोला इसमें बोनस मिलना चाहिए। एसएससी ने नहीं माना। फिर वो नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट को उन्होंने चेंज कर दिया। हम लोगों ने 9 आंसर दिया था, इन लोगों ने 12 माना। फाइनली 1.2 से मैं बाहर हो गया, जबकि मैं मेंस का मॉक स्टार्ट कर चुका था बहुत पहले से। एक प्लेटफॉर्म पर 363 हाईएस्ट पे लेके चला गया था और कंप्लीटली था, और मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था। अब बताइए कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं? और सबसे बड़ी बात जो आप इतने सारे लोगों की सुन रहे हैं, जैसे इनका अभी आखिरी अटेम्प्ट था, या इतने इनको नॉलेज है, इन्होंने आईएएस दिया, या इनकी बात करें, तो ऐसे लोग जो शायद सिस्टम में जाकर के बहुत अच्छा काम करें, बट उनको इसलिए मौका नहीं मिल रहा क्योंकि आप तो उस लेवल की चीज़ें पूछ ही नहीं रहे जो ज्ञान इनके पास है। आज एसएससी की तैयारी करने वाला और जब वो एग्ज़ाम देता है तो उसके पास गलती करने का कोई स्कोप ही नहीं है। 1 या 2 छोटी गलतियां उसको नौकरी से बाहर कर दे रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती करने का मौका मिलना चाहिए। आपको पेपर ऐसा पूछना है कि एक बच्चा जो अभी तैयारी कर रहा है, एक बच्चा जिसने ज़्यादा तैयारी की है, उसको इसका कुछ बेनिफिट मिल सके, बट वो बेनिफिट तो मिल ही नहीं रहा। आप जैसी चीज़ें पूछ रहे हैं, 1-2 गलती नॉर्मल सबसे होती हैं, 1-2 इनसे हुई, 1-2 इनसे हुई, कोई सेलेक्ट हो गया, कोई नहीं हो पाए। ऐसा नहीं कि ये सिलेक्शन से बहुत पीछे थे, ये भी पास ही थे। शायद 1 नंबर और इनका सही हो गया होता, या वो नंबर सिस्टम का सवाल ठीक पूछ लिया होता जिसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, तो शायद इनका भी सिलेक्शन हो गया होता। तो मतलब इतनी छोटी गलती पे बाहर आना, यहां पे आदमी संतुष्टि कर सकता है कि यार मेरी तैयारी नहीं है। जैसे आप देखोगे तो बहुत बच्चे मुझे अप्रोच नहीं कर रहे। ऐसा थोड़ी है कि 1,65,000 बच्चे बैठे हैं और 18,000 सेलेक्ट हुए हैं तो 1,47,000 मुझे अप्रोच कर रहे हैं, मेरे साथ गलत हुआ है। नहीं, गलत होने वाले कितने बच्चे मैक्सिमम है? 4-5 हज़ार, मुश्किल से 10,000 होंगे, वही तो गलत है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर बच्चा सिलेक्शन की भीख मांग रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। जिस बच्चे को लगता है कि मैं डिजर्व करता था बट एसएससी की कुछ एक गलतियों की वजह से मैं बाहर हो गया, सिर्फ वही न्याय मांग रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए कह रहा है मैं सिलेक्शन दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, आप लोग अब ऐसा सोचते हैं कि यार एसएससी की प्रक्रिया में सुधार होने चाहिए, सरकार को सुधार करने चाहिए, हो पाएंगे या नहीं? या आप ऐसा सोचते हैं कि 100% होने चाहिए और हम करा के रहेंगे? क्योंकि ये तो तय है कि सरकार या एसएससी की मंशा नहीं दिखती है इन सब चीज़ों को ठीक होने की। आप बताइए कि कभी सरकार का कोई ट्वीट या कोई बयान, देश के प्रधानमंत्री या जिन राज्यों में भी इतने सारे कमीशन है, स्टेट कमीशन, मुख्यमंत्री का कभी इस चीज़ पे आया हो कि हम इन चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और इन सबको ठीक करके रहेंगे? हमने कोई स्पेशल कमेटी इस पे बना दी है जो इन चीज़ों को देखेगी। क्या लगता है आपको? इन्होंने अटेम्प्ट किया और इनसे गलत हो गया, या ये छोड़ा है उसको? मान लेता हूँ ये छोड़ा है। एक बच्चा था, जैसे 16.8% वाले सवाल की बात कर लेता है, ये छोड़ा है, इनको आपने 3 नंबर दिए, मुझे शिकायत नहीं है उतनी बड़ी, ये सही करके आए, इनका तो पहले से ही सही था, इतनी मेहनत की इतने मुश्किल सवाल के लिए, कब से पढ़ा, इनको फिर भी दर्द लगेगा कि मेरा तो सही था लेकिन इनको मार्क्स मिला है। एक बच्चा जो इस सवाल का उत्तर 17.3 लगाता है, वो सोचिए आपको तो 3 मिला है, इनको भी 3 मिला है, उसको 4 मिला है। पता है कैसे? क्योंकि उसका तो एक कम हो चुका था गलत होते। और सोचिए उस आदमी को जिसको हम और आप सब मानेंगे कि कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, उसको 4 मिल रहा है। तो ये नाइंसाफी है, ये गलत है। आप सोचिए एसएससी जेईई में जब हमने आवाज उठाई 16 सवाल गलत थे 100 में, क्योंकि ये पैसा कमाने का जरिया बन गया। आज कोई भी 130 सवालों में 10 सवाल, 9 सवाल, 2 शिफ्टों में 19 सवाल गलत कर देना, और उसके बाद भी क्या हुआ? लड़ाई खत्म हो गई।
इन्होंने मार्क्स टू ऑल दिया है, उसके बाद भी एक लड़ाई कंप्यूटर वाले सवाल में कैशे मेमोरी पे अभी भी आपको जब डाउट था तो आप पहले आप सही करते हो, बाद में गलत करते हो, आप उस पर भी दे देते मार्क्स टू ऑल। 18 तारीख की शिफ्ट में 2 सवाल रीजनिंग के हैं, उस पर भी लड़ाई, अभी भी डिबेट चल रही है कौन सा सही होगा या कौन सा नहीं। अरे सवाल इतने हैं दुनिया में तुम्हें, लेकिन वही पूछना है जिस पर विवाद होगा। बात सही है पंडित जी? सर 2 क्वेश्चन। सर विवाद से कोई बात ही नहीं है, सर कोई विवाद है ही नहीं उन सवालों में। ये तो जबरदस्ती विवाद स्टार्ट किया गया है ताकि गलत तरीके से सिलेक्शन किया जा सके। इतना उलझा दो सामने वाले को, जैसा कहते थे ना वो हिटलर के जमाने में, कि इतना निचोड़ दो कि अगर आपको एक बूंद भी पीने को मिल जाए तो आपको लगे कि कुछ हो रहा है। तो इतना उलझा दो गलत सवालों में, मार्क्स टू ऑल में, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले में, किसी शिफ्ट को आसान और मुश्किल बनाने में, हर चीज में बच्चों को इतना उलझा दो कि वो खुद ही कहने लगे कि यार अब क्या ही होगा। आज सोचिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में हर आदमी डरने पे यही सोच रहा है, लड़ने पे, कि किस बात पे लड़े, कौन सा ग्राउंड उठाना है, पता ही नहीं चलता लड़े कैसे। इतनी सारी प्रॉब्लम के बीच में आदमी हिम्मत हारने लगता है। आदमी के जीवन में एक प्रॉब्लम आती है, कहता है ठीक है निपट लेंगे, 2 आती है, जब 4-5 एक साथ आ जाती है तो घबरा जाता है, समझ में नहीं आता लड़े नहीं लड़े, वो हिम्मत हार के बैठ जाता है। तो तब से हम एसएससी की ये सारी चीजें देख रहे हैं। ये भाई तो 2017 से भी हैं, तो ये हम देख रहे हैं सर। मतलब हर साल कुछ ना कुछ नया ड्रामा सामने आ जाता है। 2017-18 में देखिएगा वो करप्शन वाला केस आ गया था, फिर नॉर्मलाइजेशन वाला सीन आ गया था। 2017 में तो पेपर आउट था, फिर 2018 आया, तब तो वो 3-4 हजार कितने सारे बच्चे लिस्ट में आए थे जिन्होंने कितना फ्रॉड किया था। तो मतलब हर साल कोई ना कोई नया ड्रामा सामने आ जाता है। यूएफएम आ गया, फिर आप रॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम लड़ रहे हैं। यूएफएम, जिन लोगों को नहीं पता आज बता दूं, इतनी घटिया चीज थी जिसपे हमने आवाज उठाया, चिल्लाया, सबसे पहले उसे हटवाया था, तब जाके। हाँ, और हर बार आप देखिएगा 2017 से केवल एक टीचर मैदान में खड़ा हुआ है, इसीलिए लोग पसंद करते हैं सर आपको। मतलब वही चीज है कि आप जानबूझकर, ऐसा लगता है कि इसके पीछे ध्येय ये लगता है कि आप कुछ लोगों को घुसाना चाहते हैं जानबूझ के, और उसके लिए साजिश है कि इतना ज्यादा उलझा दो कि अब आप इस लड़ाई में ये भूल गए कि कोई नॉन जेन्युइन कैंडिडेट या कोई पैसा देके भी सेलेक्ट हुआ है तो उस पर आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप तो जेन्युइन लोगों के ही साथ इतनी गड़बड़ें हुई हैं, उसी पे आप ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रहे, तो उस डायरेक्शन में तो सोचेंगे ही नहीं। तो ये ध्यान भटकाने का एक तरीका भी लगता है। एक मुद्दा सर नॉर्मलाइजेशन का है। अब एसएससी को ये पता लग गया है कि नॉर्मलाइजेशन पे हमें कोई पकड़ ही नहीं सकता। जैसे कि कोर्ट में अगर नॉर्मलाइजेशन के इशू पर अगर हम जाएंगे तो उन्होंने तो कह रखा है हमारा ये फॉर्मूला है, इससे हम डाटा ये रिवील नहीं करते, इन्होंने फॉर्मूला किस तरीके से यूज, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें। अब जैसे 20 की शिफ्ट में 169 मार्क्स से जिसके नीचे गए उसका 169 है तो उसका 167 हो गया। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे 164 थे और मेरा नॉर्मलाइजेशन में घटा के 160 कर दिया। और मैंने एक ऐसा डाटा जो मैं वेरीफाइड डाटा देखा था उसमें मैंने देखा कि 18 वाली शिफ्ट में ऐसा कोई मेरा उनसे द्वेष नहीं है, पर 18 वाली शिफ्ट में 78 मार्क्स है और उसका बढ़ाकर 109 कर दिया है, मतलब अप्रोक्सीमेट 40% का इंक्रीमेंट है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इन्होंने स्टैंडर्ड किस तरीके से सेट किए कि इतने मार्क्स पे नीचे जाने पर इतने घट जाएंगे। अगर वो 20 के लिए सेट है तो 18 के लिए किस तरीके से सेट है। और वैसे मेरे को, जैसे मैंने पेपर देखा, मेरी तैयारी काफी टाइम हो गया करते हुए, तो इतना तो मुझे मालूम था कौन सी शिफ्ट किस प्रकार का पेपर है, कितना ऊपर नीचे होगा। 18 और 20 की शिफ्ट में ऐसा कोई खास अंतर नहीं था, थोड़ा बहुत जीएस का था। जीएस एक थी जो उसमें थोड़ा सा रोल प्ले कर रही थी कि उस शिफ्ट को ऊपर लेकर जा रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से आरबी है वो अपना कुछ देते हैं, उनके हिसाब से भी जो मार्क्स इंक्रीज हो रहे थे वो इतना इंक्रीमेंट नहीं था कि एक शिफ्ट में 30 नंबर बढ़ रहे हैं और एक शिफ्ट में 20-20, 30-30 नंबर पे डिक्रीज हो रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने किस तरीके से डाटा को किस तरीके से जो रैंक मित्रा जिसकी आप बात कर रहे हैं अभी, जिसके पास 1,07,000 लोगों का डेटा था, उन्होंने भी नॉर्मलाइज किया ही था इसको। यस सर, पूरा फ्लॉप हो गया। तो अब आज के दौर में जहां पेपर ऑनलाइन है, एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करना है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो एक तो ये कौन से बच्चे बच जाते हैं 1,65,000 में जो 1,07,000 का ही डेटा उन तक पहुंचा है और उनका भी फेल हो जा रहा है सिस्टम।
अभी भी मैं कहता हूं कि आप 18,000 लोग जो सेलेक्ट हुए हैं और बोले सारे टीचर भी आकर के कि आप सब फॉर्म भरो, आप अपना डेटा शेयर करो, तो शायद 18,000 में 12,000 का ही डेटा आता है। क्योंकि मैं भी इतने सारे सेलेक्टेड ग्रुप्स और सब देख रहा हूं, मुझे सब मिला के नहीं लगता कि 18,000 कैसे पूरे होंगे। सर हम लोग का एक ग्रुप है ASO-IB वाला, तो हम लोग में सिर्फ 25 लोग हैं, बल्कि डिपार्टमेंट में 73 सेलेक्ट हुए हैं। आप ढूंढ के भी नहीं ले जा पा रहे हैं, लोगों को जमा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ऑनलाइन का दौर है, बच्चे तुरंत आजकल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा और भी बात कर लेते हैं कि जब सिलेक्शन हुआ आपका, ये बच्चा 8 रैंक लेकर आया है और बहुत इंटेलिजेंट भी है। इसका सीधा कहना है कि मेरे को नॉर्मलाइजेशन या गलत आंसर की या कोई और चीज़ मेरा बाल बांका नहीं कर सकती। इसने SSC को साफ चैलेंज दिया कि तुम्हारी औकात से मैं काफ़ी ऊपर हूँ, और 8 रैंक लेके आना। पहली रैंक और 8वीं रैंक के बीच में मार्क्स का कितना अंतर है? सर ये अभी पता नहीं, मैंने फर्स्ट वाले का इंटरव्यू नहीं देखा या मार्क्स नहीं देखे। अच्छा, आपका कुछ ऐसा टारगेट था कि मुझे रैंक 1 लेके आनी है जो 8 आ पाई है, आप नॉर्मली तैयारी कर रहे थे? नहीं सर, शुरुआत जब करी थी तब तो मतलब यही था कि कोई सी भी जॉब लग जाए, हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाए, उसके बाद और अच्छे से प्रिपरेशन करें। फिर जब 1 साल हो गया, मैंने 2023 में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो जब 1 साल हो गया मॉक देते देते प्रैक्टिस करके, तो लगा था कि ठीक नंबर से अपनी मनचाही पोस्ट और लोकेशन मिल सकती है अगर अच्छी ठीक रहे। हाँ, पर सिंगल डिजिट रैंक का तो नहीं पता था कि हो जाएगी, वो आ गई तो बहुत अच्छा लगा। तो जब रिजल्ट आया मम्मी पापा को कैसा लगा सर? उस वक्त का बताइए, और फिर जब आपको रिजल्ट के कुछ घंटे बाद ही ये सुनने में आ रहा होगा कि आपके दोस्त जिनके ज़्यादा मार्क्स थे वो बाहर हो गए, तब आपके मन में उन लोगों के लिए क्या फीलिंग थी या क्या डर था कि मेरी नौकरी पे तो कोई बात नहीं आएगी? वो सारी चीज़ें शेयर करिए। सर जब रिजल्ट आया तो मैं अपने घर में तो था नहीं, मैं अपने चाचा के यहाँ था, तो फ़ोन पर ही मम्मी पापा से बात हुई, और मम्मी से तो नहीं बात हो पाई बहुत देर तक। शाम को फिर बात हुई तो बहुत खुश थे। मतलब ये तो उनको पता था ना जब आंसर किया आई थी कि आज सिलेक्शन हो जाएगा, पर रैंक जब बताई तो फिर अरे इतनी अच्छी। फिर सबसे घर वालों से बात हुई तो कुछ लोग तो थोड़ा रोने लगे खुशी से। हाँ, खुशी से। आप अकेले हैं अपने जीवन में? हाँ। अरे मैं उनका रिएक्शन भी जानना चाह रहा था कि नहीं, अभी तो सर अकेले अभी अकेले ही हैं। सर वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम होना चाहिए इसमें SSC में, क्योंकि अभी RV वालों ने डेटा दिया था कि 40% कैंडिडेट हैं वो जाते ही नहीं है, मतलब उनको मतलब सिटी नहीं मिलती या स्टेट नहीं मिलता है। सर जैसे मेरा CHSL में भी सिलेक्शन हो गया, पर अब मेरी भी उसमें गलती नहीं है क्योंकि अच्छा, आपका CHSL में क्या रैंक थी? उसमें 15th रैंक थी। 15? हाँ। सोचो ये बंदा CHSL जो एक 12th बेस्ड एग्जाम है उसमें 15 रैंक लाए, और एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है उसमें 8 रैंक लाए। और ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनका CHSL में सिलेक्शन नहीं हुआ और CGL में अच्छी पोस्ट लेके बैठे। मैं भी हूँ सर इसी बार का। आप इस बार के CHSL में सेलेक्ट नहीं हुए? 300 मार्क्स से फिर पिछली बार 290 92 में सर कोई डिपार्टमेंट मिल गया था, सर इस बार 300 था, कुछ नहीं मिला। आप भी CHSL में नहीं हो पाए, CGL में हो। तो मेरा प्री भी नहीं हुआ। आपका प्री नहीं हुआ CHSL में? आप सुन रहे हैं ये बात? सर इससे CGL से पहले सर पुलिस में रनिंग नहीं लगी सर। बताओ। मैंने तो सर 3 जॉब मतलब छोड़ा था फील्ड जॉब होने के कारण, क्योंकि मेरे पास 2 बार GD का हुआ था, बट मुझे फील्ड जॉब में जाना नहीं था, तो मैं फिजिकल देने नहीं जाता था क्योंकि दूसरे बच्चों का सीट खराब हो जाता। मेरा CPO में भी हो गया था, बट फिजिकल की वजह से मैं नहीं जाता था, क्योंकि दूसरे बच्चों का सीट क्यों खराब करना। क्योंकि मैंने खुद सर ये चीज़ एहसास किया है कि जब खुद जॉब नहीं होता, मेरे एक फ्रेंड का हुआ था, सेम नंबर थे, मॉक में भी सेम रहता था, बाकी हर जगह सेम रहता था, पेपर प्री में भी, बट उसका ये था कि वो SC कैटेगरी से था तो उसका हो गया। तो मेरे को ये लगा कि नहीं, सीट किसी के लिए ख़राब नहीं करना चाहिए, तो मैंने 3 बार जॉब छोड़ी है। और मैं हर बार ऐसे पॉइंट से रहता था, तो मेरे को लगता था कि ये यहाँ पे तो नॉर्मलाइजेशन ये बंद नहीं करेंगे, इनका नॉर्मलाइजेशन का ये हर बार करेंगे, प्री हो मेंस हो, या फिर मेरा सेंटर 3 बार मैंने 4 बार मेंस दिया, मेरे 4 बार सेंटर बाहर रहा, दिल्ली में कभी नहीं दिया इन्होंने। तो यहाँ पे होता था कि इतने अच्छे नंबर ले आओ कि ये फिर नॉर्मलाइज भी करे तो आप मतलब सेफ जोन में रह जाए, ये रहता था मेरा। मतलब आपने इनकी नाकामियों से भी लड़ने का सोचा, तब आप यहाँ बैठे हैं आज। सर काफी लोग शौक की वजह से भी मेंस वगैरह देते हैं। जैसे सर मैं 23 में मेंस जब दिया था तो CGL का उस टाइम पे रिजल्ट आ चुका था, CHSL का मेंस था, तो सर एक लड़का था उसका टैक्स असिस्टेंट में हो चुका था और वो CHSL का मेंस देने गया। तो मैंने उससे पूछा कहीं पे मतलब है जॉब में हो या क्या है, तो बोले तो मेरा टैक्स असिस्टेंट में हो गया। तो मैंने कहा फिर यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब ये तो कम ग्रेड पे की जॉब है। तो बोला था मैं प्रैक्टिस के तौर पे इसको देने आया हूँ। हाँ, बच्चों ने भी इन एग्जाम्स को मॉक बना लिया है, क्योंकि ये भी सिस्टम का फेलर है कि आपको ये करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप प्रॉपर IAS बन जाते हैं तो फिर आप IAS का एग्जाम दोबारा नहीं दे सकते, अगर आप प्रॉपर IAS बन जाते हैं। बट यहाँ पे आपको अगर टॉप पोस्ट भी मिल जाती है, रैंक 1 भी आपकी आ जाती है, तो भी आप अगले साल दे सकते हैं।
रैंक 1 आने के बाद अब ऐसी क्या कमी रह गई कि आप दोबारा भी बैठ पा रहा है बच्चा? इतने सारे रिपीटर्स बार बार बैठ पा रहे हैं। और चलिए इन सब के बाद भी यहाँ सबसे बड़ा दर्द उनका है जिनका आखिरी सितम था। वो क्या करें? जिनके पास अब मौका ही नहीं है अपने आप को साबित करने का। या तो उनको अभी न्याय दो या उनको और मौके दो। कुछ तो आपको उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, वो अपनी बची हुई जिंदगी कैसे बिताएंगे। और नॉर्मलाइजेशन का हाल तो ऐसा है कि आपकी सोचिए मेहनत सिर्फ एक फॉर्मूला माप रहा है कि आप किस लायक हैं और किस लायक नहीं है। अगर कोई कठिन शिफ्ट में 180 मतलब 100% इन सेक्शन 1 लाकर पास हो जाता है, वही बंदा आसान शिफ्ट में 180 आउट ऑफ 180 लाकर फेल हो जा रहा है। तो ये फिर परीक्षा कहां रही? है तो लॉटरी सिस्टम हो गया, क्योंकि उसके पास इससे ज्यादा लाने का मौका ही नहीं था। सर इस बार एमटीएस में सर आउटसोर्सिंग से मतलब काफी सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी मतलब जा रही फिल हो रही है। तो मेरा एक दोस्त है, उसका 2023 में एमटीएस निकला था, मतलब सीजीएल इस बार 144 थे बट 147 ओबीसी कट ऑफ है तो उसका हुआ नहीं। तो उसको एमटीएस 2023 में हो गया उसका, तो और उसको 14 महीने से ज्वाइनिंग नहीं मिली है। मतलब पहले वो काफी दिनों से गया कि मेंस के चक्कर में मतलब मेरा वो वाला डिस्टर्ब ना हो जाए, मतलब ज्वाइनिंग आ गई तो मेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, बट उसका प्री भी नहीं हुआ। और फिर हम लोगों ने उसको कह के भेजा कि भाई जाओ दिल्ली डिपार्टमेंट में देखो जाके। तो पहले डिपार्टमेंट ने उससे ये बोला कि हम लोग आउटसोर्सिंग से भर रहे हैं, और मतलब उसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मिला था, होगा मंत्रालय जो बोलते हैं उसको। तो उसका उसमें हुआ सिलेक्शन, तो वो वहाँ पे गया तो बोला कि हम तो आउटसोर्सिंग से ले रहे हैं, हमने एसएससी को मना कर रखा है कि मतलब मेरे को मतलब ना अलॉट करे, मेरा डिपार्टमेंट ना अलॉट करे। फिर वो वहाँ पे हेडक्वार्टर में गया होगा तो बोला कि यहाँ अभी प्रोसेसिंग में है, आप वेट करिए 1-2 महीने। तो ऐसे करके सब उसको 14-15 महीने हो गए। बताइए, सोचिए आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा और ख़राब तरीका सरकार ने निकाल लिया है कि हमें तो 10,000 में बंदा मिल जा रहा है, क्योंकि नौकरी की इतनी लड़ाई है, प्राइवेट सेक्टर खाली पड़े हुए हैं, कहीं नौकरी लग ही नहीं रही। ये सब जिम्मेदारियां किसकी थी? देश की जनता का भला करने के रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी कि कैसे इन लोगों को सही दिशा दी जाए। पढ़ाई में आपको कुछ ऐसा नहीं सिखाया गया कि आपके अंदर कोई ऐसा स्किल डेवलप कर दिया गया कि आप मोबाइल खोल के बांध लेते हैं। एजुकेशन वही खराब तरीके से चल रही है। मेरे बाप ने जो किताबें पढ़ी वो मैंने पढ़ी और मेरे बच्चे वही किताबें पढ़ेंगे। एजुकेशन सिस्टम में कोई रिफॉर्म्स नहीं, कोई नई एजुकेशन पॉलिसी आकर के उसका लागू होना इनसे नहीं हो पा रहा। सीईटी कहते रहे, सीईटी लागू नहीं कर पाए। देश किन हाथों में चला गया है जो इन सब बातों पर सोच ही नहीं रहा है। और हम कह रहे हैं कि ये अमृत काल है, ये स्वर्णिम काल है, जहां लोग आंसू बहा रहे हैं, जहां देश का युवा आंसू बहा रहा है। ये स्वर्णिम काल है। मैं पूछना चाहता हूं देश की सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से सवाल कि वो किन सपनों में जी रहे हैं। बोलिए सर। स्टेट गवर्नमेंट का भी यही हाल है। अभी यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी एग्जाम कराती है उत्तर प्रदेश में, सर उसका 2023 में लास्ट पीईटी हुआ था, उसके बाद से पीईटी का एग्जाम नहीं हुआ 2024 का। वही पहले साल दर साल एग्जाम होते थे, 1 साल के अंदर आपको वैकेंसी फिल करनी होती थी, सिलेक्शन देना होता था ताकि बच्चा भी अगले एग्जाम में ना बैठे। बट आज तो यहाँ कुछ श्योर ही नहीं है। 2023 में जिनको ज्वाइनिंग मिली है उनको ज्वाइनिंग इन्होंने ये क्या कह दिया, सब्जेक्ट टू द आउटकम। कोर्ट केस चल रहा है तो वो बच्चा भी यहाँ बैठ रहा है। तो यहाँ तो लोग ऐसा कर दिया है, आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं। इसमें गलती किसकी है? बच्चा क्या करे? अच्छा, आप आज यहाँ बैठे हैं, आप सब इतना सेलेक्ट भी हुए हैं। जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर रह गए, आप इन्हें क्या सलाह देना चाहते हैं? आपसे पूछना चाहता हूं मैं, आपको क्या लगता है, आप इनकी जगह होते तो आप क्या महसूस कर रहे होते और क्या मेरे से तो वैसे ही उम्र में और सब तजुर्बे दोनों में बड़े हैं भैया, तो सब मेहनत में तो मेरे को भी कहीं कमी नहीं लग रही। सबके सब जैसे भैया की 344 मार्क्स हैं, मेरे 325 हैं, तो सर वो पारदर्शिता आने चाहिए एग्जाम में, वो बिल्कुल दिख नहीं रही है। तो इसमें रिफॉर्म्स करने का मेरे को लगता है एसएससी को जरूरत है, वक्त होना भी चाहिए। जैसे भैया ने कहा सर स्टेट पीसीएस का भी यही हाल, स्टेट एग्जाम का भी यही हाल है। मेरे पिताजी ने 2005 में व्यापम वर्ग 3 दिया, उनके सर जो मार्क्स थे सर क्वालिफाइड मार्क्स उससे अधिक थे, बट उसमें क्वालिफिकेशन स्टेटस में लिखा था नो। तो यही सिस्टम की नाकामी के कारण सर मेरे पिताजी भी मतलब सरकारी नौकरी में नहीं लग पाए। वही जैसे इन्होंने कही ये बात कि बहुत सारे बच्चे मन के लिए एग्जाम देने निकल जा रहे हैं, और ऐसा हर एक में हो रहा है, क्योंकि सीजीएल को इतना मुश्किल एग्जाम तो है नहीं। जिस बच्चे ने 12th पास किया सीएचएसएल दे रहा है, वो सीजीएल दे के फाइनल सिलेक्शन तक भी चला जाएगा, डीवी में बाहर होगा। तो ये सिस्टम का फेलर है। जैसा कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में ये दिक्कत आ रही है कि जिन बच्चों के पास 6 सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो बच्चे भी
जॉब ले चुके हैं बट वो डीवी में बाहर हो जाएंगे। तो ये सिस्टम का फेलर है। ये एसएससी को देखना है कि इसकी वजह से कितने डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर हो जा रहे हैं। अच्छा, जो छात्र अब तैयारी कर रहे हैं तो आप में से कुछ मैं जो ये बताना चाहें कि आप कुछ अपने अनुभव से उनको ये सिखाना चाहें कि वो कैसे जीत पाएंगे, आप में से कोई भी कुछ उनको सलाह देना चाहता है जो लोग आगे तैयारी अब तो ये है कि सर मत पढ़ो ज्यादा, 2 घंटे पढ़ो, पूजा पाठ करते रहो। शिफ्ट की गुजारिश करो कि मेरा ऐसी शिफ्ट में डालना। जो अब बच्चे इजी शिफ्ट नहीं चाहते कि मेरा एग्जाम टफ शिफ्ट में हो ताकि अरे वो टफ तो कहने के लिए, उसमें टफ के नाम पे क्या टफ है। मैं बताता हूँ सर, ज्योतिषी के पास चले जाओ और वहां से डील करो। बिल्कुल, अपनी चीजें वहां से मैनेज करो, मेहनत का नहीं होगा। उम्मीद मत करो। या एक इशू और है जिस पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं, वो ये है कि नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स का अंदर आना। सबसे ज्यादा लॉस है उन मेहनती बच्चों का जो योग्य थे फिर भी हर साल बाहर हो रहे हैं, वो प्री में भी बाहर हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर प्री में भी ठीक तरीके से रिजल्ट रिवाइज हुआ होता, पहले जो बच्चे ओवर एज थे, जो बच्चे अंडर एज थे, जिन बच्चों ने जेएसओ के लिए भरा लेकिन स्टैटिस्टिक्स नहीं थी, या और जो बच्चे डिसेबल भी नहीं थे लेकिन उन्होंने कैटेगरी भर के सिर्फ इसलिए कि चलो देखेंगे बाद में नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर ये चीजें भी ठीक हो गई होती तो शायद आप भी मेंस दे रहे होते, क्योंकि बहुत दूर आप नहीं थे। तो प्री के अंदर भी बहुत सारे नॉन एलिजिबल कैंडिडेट आए और हमने जो रिजल्ट रिवाइज कराया उसमें केवल एक आधार हमारे पास था सॉलिड, वो था ओवर एज का अंदर आना। अंडर एज का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। कौन बच्चा पीडब्ल्यूडी है या कौन नहीं है इसका मेरे पास प्रूफ नहीं था, क्योंकि आप फॉर्म तो कुछ भी कैटेगरी भर के दे सकते हैं। ये भी सिस्टम का फेलर है। आपको ये सब चीजें लेनी पड़ेंगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा कि अगर कोई बच्चा गलत तरीके से फॉर्म भरता है तो वो कोई भी सरकारी नौकरी नहीं दे सकता, तब कहीं जाके सिस्टम में सुधार की गुंजाइश है। ओएच वाला सर वो चल रहा है, जरा स्कैम चल रहा है सर, ओएच वाला वो ऐसे बनवा लिए सर, वही ओएच बीएच कि प्रीलिम्स में 162 127 और मेंस में नेगेटिव मार्क्स। ये कौन है? आप देखिए सीएचएसएल मेंस का रिजल्ट देखिए, सीजीएल की नेगेटिव मार्क्स आने का मतलब यही है कि वो बच्चा प्री तो क्वालिफाई करके बैठा है, यानी साफ पता चलता है कि ये वहां पे स्क्राइब के दम पे सिलेक्शन ले लिया और उसके बाद मेंस में इसको स्क्राइब नहीं मिल पाया और ये सिलेक्शन नहीं ले पाया, अपने आप से ये माइनस में नंबर ला रहा है। तो उसकी वजह से आप देखिए ना कि वो बच्चा अंदर आया तो कट ऑफ बढ़ी ना, आप बाहर हो गए। ऐसे अगर 10,000 या 5,000 बच्चे भी अंदर आ गए जो एलिजिबल ही नहीं थे, उसने आपको बाहर कर दिया, वो आपकी जगह खा गया। तो ये कौन ठीक करेगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा इश्यू है। हाँ भाई, क्योंकि आप ना तो एज का फिल्टर लगा रहे हैं, ना आप इन एलिजिबिलिटी का फिल्टर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर हो रहा है। आपसे अच्छा फिल्टर तो इंस्टाग्राम पे लगा के महिलाएं करोड़ों व्यूज कमा ले रही हैं और उनके फॉलोअर्स बढ़ जा रहे हैं और पैसा कमा रही हैं। आप फिल्टर ही नहीं सेट कर पा रहे, आपके पास फिल्टर सेट करने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो काहे बात की आप कमीशन है, हम क्यों आपको कमीशन कहें? हमें तो आपको गाली देने का मन करता है और ज्यादा जलील करने का मन करता है, क्योंकि आप जिस मुकाम पे बैठे हैं आपको तो जरूरत लगती नहीं, आपको लगता है, लेकिन आपका न्याय भी करेगा, आपके ऊपर भी ऊपर वाला है, सब देख रहे हैं वो। सर यही फिल्टर अगर पहले लगे हुए होते तो हमारा जो रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट आया प्री में, मुझे मौका मिलता 1.5 महीना, तो क्या मैं उसमें 8 नंबर भी नहीं ज्यादा ला सकता था? सही बात है। आप गलती तो इनको पहले ही पता चल गई थी, जब हमने हाई कोर्ट में PIL लगाई थी तब बहुत वक्त था और इन्होंने मान लिया था कि 872 ऐसे कैंडिडेट हैं, ये तभी रिजल्ट रिवाइज कर सकते थे, तुरंत कर देते। वो इनकी कितनी गलतियां हैं और इस गलती की कीमत कौन चुका रहा है? बेचारा युवा बेरोजगार, कब तक घर से खर्चा ले, उसकी मजबूरियां समझने वाला कोई है ही नहीं। 3 जरूरी बातें जो आपको लगती हैं कि आप बच्चों को बताना चाहते हैं तो बताइए। सर इस टाइम को मतलब देखते हुए कोई भी नौकरी छोटी नहीं है फिलहाल, तो बेरोजगारी में इस टाइम तो इतनी हाई चल रही है। तो कुछ लोग होते हैं कि मुझे सिपाही की नौकरी नहीं करनी है, मतलब जिनकी हाइट है सब होते हैं। कई लोग ना इंजीनियरिंग में पहली साल कुआरे रह जाते हैं, सेकंड ईयर में कहते हैं हमने तो कोशिश की नहीं, वो भाव खाते रह जाते हैं कि इससे नहीं उससे नहीं, एक जगह लगे फिर उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब एक चीज को मेन स्ट्रीम में रखिए, उसके साथ में और एग्जाम दीजिए, उससे ये होता है कि तैयारी भी बनी। और बात ये है कि उसमें सिलेक्शन ना भी हो तो जब एग्जाम आप देने जाते हैं और रिजल्ट को देखते हैं तो वहां तक उस सफर से आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। उससे सर प्रिपरेशन जो है वो सब कंटिन्यू रहती है। सर आप में से कोई और बात बताना चाहता है? आप भाई कुछ बोलना चाहते हैं?
कि एसएससी की जो तैयारी कर रहा है वो ओनली पढ़ने पर ही ध्यान नहीं दे, उसको बहुत सी चीज़ें टैकल करनी पड़ती है। जैसे उसका सेंटर कहाँ जाएगा उसको नहीं पता। जैसे मैं जयपुर से था तो मेरा प्री का जो सेंटर आ रहा है वो आ रहा है नोएडा, और जो मेरा मेंस का सेंटर आ रहा है वो राजकोट गुजरात आ रहा है। जबकि आप मेंस 2 शिफ्ट में भी ले रहे हो। हाँ। उसके बाद भी और वहाँ जाकर भी सर बहुत, ये मान लो कोई फैसिलिटी थी नहीं, कमीशन को भी आपको लेट मिल रही है, आप मतलब बैठे हुए हो सेंटर पे, लेकिन सबका पेपर स्टार्ट हो गया, आपका सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, कभी बंद हो जा रहा है, कभी स्टार्ट हो रहा है, कुछ बच्चों का। ये सब चीजें आपको पहले से सोच के चलनी पड़ेंगी ताकि आप पेपर में घबराए ना, परेशान ना होने लगे। ये सभी रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रख के तैयारी करनी पड़ेगी। आप कुछ कहना चाहते हैं भाई? सर जैसे आपने कहा अभी बुक माफिया, हाँ, कि बुक चिपका रहे हैं सर लोग बाग, और सर आप वैसे मैं सर का तो कोई प्रमोशन कर नहीं रहा हूँ, सर का 88 डेज कोर्स कोई कर लेता है ना, तो ऐसा ही शायद कोई होगा जिसे दिक्कत आएगी मैथ्स में। 88 डेज और A to Z क्वांट बेस। A to Z मैं 88 डेज का ही बोल रहा हूँ सर। बड़ा गहरा सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप अगर दोबारा एग्जाम देंगे, आपको दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा, तो आप इस बार तैयारी में क्या अलग करेंगे? बहुत गहरा सवाल है और सबसे पूछूंगा इसका जवाब। अगली बार अगर मैं एग्जाम देता हूँ, अगर मौका मिलेगा, जैसे मैं जैसे JSO के लिए एलिजिबल हूँ, सोच रहा हूँ कि दूँ, पर अब वो तैयारी मैं अपने दिमाग में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं अगर स्कोर भी करूँगा तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब मुझे ये सोच के चलना पड़ रहा है कि कुछ साइड में मुझे देखकर चलना है, ताकि फिर से ऐसी डिप्रेसिंग सिचुएशन ना आए कि मैं अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी बाहर हो जाऊँ। तो स्ट्रैटेजी के तौर पे तो मैं यही कहूँगा कि किसी को भी पूरी तरह SSC पे इस टाइम तो निर्भर नहीं रहना चाहिए। मेरा ऐसा उससे हिम्मत मिलती रहती है। ये रहता है कि आप बिजी रहते हो तो आप थोड़ा सा कम सोचते हैं, कम तनाव रहता है। सही बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, मैं जब अब की बार जो भी एग्ज़ाम दूंगा सर मैं बिना उम्मीद के एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि जिस तरह का एग्ज़ाम हो रहा है, नो पासिया, मतलब कुछ क्लियर है ही नहीं सर, तो उम्मीद करना बेकार है। हो सकता है मैं 360 ला के भी मुझे कुछ ना मिले, तो फिर मैं उम्मीद क्यों करूं? और जो लोग नए भी आ रहे हैं ना, नए बच्चे जो आ रहे हैं, उनके लिए एक सजेशन है कि आप इस उम्मीद में आओ, मतलब बिना उम्मीद के आओ। अगर नहीं भी होता है तो भी आपके पास कुछ होना चाहिए कि मैं ये कर सकूं, वो कर सकूं। ठीक है, नहीं यार, लाइफ में भी ये फंडा है कि हम कई बार किसी के साथ चलते हुए उस सफ़र में ये भूल जाते हैं कि अगर अकेला लौटना पड़ेगा तब क्या होगा। तो तैयारी के दौरान भी हम ये भूल जाते हैं कि नौकरी अगर नहीं मिली तब क्या होगा। तो ये चीज़ें सोचना ज़रूरी भी है, क्योंकि जब वो धक्का लगता है और जब आप दिल छोटा करने लगते हो तो फिर उसके बाद कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं एक लाइन हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी किसी में किसी के लिए इतना इन्वेस्ट मत कीजिए, चाहे वो जज्बात हो, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो वक्त हो, कि आप खाली हो जाएं। क्योंकि जब आप खाली हो जाते हैं ना तो फिर आप किसी लायक नहीं बचते, क्योंकि आपके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। जो 2025 में अगर मैं एग्जाम दूंगा तो बस SSC पे एक ऐसा क्रश जैसा देखूंगा जिसे मतलब चाहना है लेकिन पाने की कोई इच्छा नहीं है, बिना उम्मीद के, मतलब कि। और उसका, क्योंकि मैं जानता हूँ उसका पिता एक शक्ति कपूर की तरह है कि वो SSC कमीशन है ना, वो कुछ भी कर सकती है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। 340 वाला 300 पे अटक सकता है, 270 वाला CSS बन सकता है, जो लड़का 162 मार्क में लेके आ रहा है वो प्री में फेल भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो, और मेजर चंक जो बच्चा है वो लाइब्रेरी में तैयारी कर रही है इस वक्त भारत में, जो मेजर चंक बच्चा है वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है 80%। तो मैं बोलूंगा कि लाइब्रेरी में जब आप बैठते हो तो एक ही सीट पे लगातार मौत न दो, सीट अपना चेंज करके दो, क्योंकि जब आपको पता नहीं है कि ये SSC कहाँ से कहाँ भेज देगी। आप डालोगे पटना सेंटर, भेज देगी आरा कहीं दूर में एकदम, और आपको पता नहीं होगा, आपके पूरे साल का मेहनत बेकार चला जाएगा। सर मैं कहना चाहूँगा कि सर जैसे मैंने और भी एग्जाम्स दिए हैं, मैं कई एग्जाम्स में मतलब फाइनल मेरिट का आउट हुआ हूँ, कुछ मतलब डेसिमल्स में नंबर में रहा हूँ। लेकिन मुझे जब घर वाले भी कहते थे कि हाँ तेरी किस्मत, अगर मतलब थोड़ी किस्मत साथ नहीं दे रही है या फिर कुछ लक का फैक्टर है, मैं उसको मतलब बिल्कुल मानता ही नहीं था कि लक जैसा कोई फैक्टर हो सकता है। और आपको अपनी मेहनत पे भरोसा था? मेहनत पे मानता था कि मतलब हाँ मेरी कहीं ना कहीं कमी रही है। लेकिन जो चीजें मैंने इस बार की CGL में देखी है, मैं इसको कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से मेरी कमी मैं अपनी तरफ से नहीं मान सकता इसको। भले मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे को कोई छोटी पोस्ट मिल जाती, 2800 या 2400 ग्रेड पे मिल जाती, लेकिन इसमें मैं अपना लक का फैक्टर मैं मान सकता हूँ कि लक का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज जो सिलेक्टेड हैं उन्होंने जीत का रास्ता दिखाया, और जो अनसेलेक्टेड हैं उन्होंने सिस्टम की गलती से मिली
हार को समझा है कि कहां वो पीछे रह गए सब कुछ आने के बाद भी। तो जो छात्र 2025 में एग्जाम देंगे उन सबको भी ये बातें बहुत गंभीरता से सुननी चाहिए, उनको भी पता लगना चाहिए कि इन लोगों ने भी बहुत मेहनत की थी और ये इसके बाद भी बाहर हो गए। तो आज ये लड़ाई इस सिस्टम से जरूरी हो जाती है और हम सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना भी चाहिए। आज का ये सेशन से सिस्टम से शिकायत नहीं करता बल्कि चेतावनी देता है उस खराब सिस्टम को जो तमाम लोगों के सपनों को कुचल रहा है। और हम खामोश एकदम नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि लड़ाई कोई हम सिलेक्शन नहीं मांग रहे, ये उस इंसाफ के लिए, उस न्याय के लिए जो ये बच्चों को मिलना चाहिए। उठता है तो ये समझ लीजिए कि वो अकेला नहीं है, लाखों छात्र उसके साथ हैं और हम जैसे तमाम शिक्षक उसके साथ हैं और ये आवाज जरूर गूंजेगी और न्याय मिलकर रहेगा। और इस वक्त सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक छात्र नहीं, एक युवा नहीं, उसके माँ बाप के भी सपने टूटे हुए हैं। वो भी अपने आप को असहाय फील कर रहे हैं कि जब मेहनत के बाद भी उनके बच्चों को नाइंसाफी मिली है। तो ऐसे माँ बाप के लिए भी मैं एक संदेश देना चाहता हूं। हम जानते हैं कि आप अपने बच्चों के संघर्ष के हर एक दिन के गवाह हैं। आपने अपनी इच्छाएं, अपनी जरूरतें, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी इनके लिए, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन आपका बच्चा भी सफल होगा। और जब रिजल्ट नाइंसाफी से भरा हुआ हो, मेहनत को कोई नाम ना मिला हो, तो सबसे ज्यादा जो टूटता है वो आपके माँ बाप टूटते हैं और चुप रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो कैसे आपको समझाएं। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी, आपके बच्चों को। उन्हें डांटिए मत, उन्हें समझिए, उनका साथ मत छोड़िए, उनके दर्द को महसूस करिए और उन्हें हिम्मत दीजिए कि वो फिर से उठ खड़े हों। क्योंकि जहां पूरा सिस्टम इनके खिलाफ है, कोई साथ देने नहीं आ रहा, तो बच्चों के पास सिर्फ आप हैं उसको सहारा देने के लिए। और यकीन मानिए कि ये बच्चा आप सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेगा, बल्कि जिस सिस्टम ने इसके साथ अन्याय किया है उसे हिला देगा। ये हम जैसे शिक्षक इनके साथ खड़े हैं, जी जान लगा देंगे, सिस्टम झुकेगा, न्याय मिलेगा। अब आपकी वाली जो आपने बातें बोली थी वो भी मैंने लिखी हैं। सरकारी नौकरी तमाम उम्र का सौदा है। जहां दूसरे बच्चे जिंदगी में मजे ले रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, वहां ये बच्चे किताबों से लड़ रहे थे। जहां कोई छुट्टियों में घूमने जा रहा था, वहां ये अपनी जिंदगी को मॉक टेस्ट में खपा रहे थे। हर त्योहार इनके लिए एक मिस्ड अटेम्प्ट था। यार, होली तो अगले साल मना लेंगे, दिवाली तो अगले साल मना लेंगे, और ये जिंदगी के आज उस मुकाम पे खड़े हो गए जहां सब कुछ गंवाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। हर एक रिजल्ट सिर्फ एक इंतजार बन के रह गया, अब होगा, अब होगा, अब होगा। और ये सफर तैयारी का आसान नहीं होता। कभी सिस्टम से लड़ना पड़ता है, कभी खुद की हिम्मत से लड़ना पड़ता है। जब हिम्मत टूटती है, लगता है यार शायद नहीं हो पाएगा। हरिओम को देखिए, 2023 में लगा अब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, चलिए और एक उम्मीद के साथ तैयारी करते हैं। माँ बाप अपने अरमानों को गिरवी रख देते हैं अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशें भूल जाते हैं। आप देखेंगे माँ को उस एक साड़ी में कितना वक्त गुजार दिया, पिताजी की शर्ट फट रही है, लेकिन हाँ बच्चे को कुछ बनाना है, बच्चे को जीवन में सफल बनाना है कि सरकारी नौकरी मिलेगी। माँ बाप की उम्मीदें, भाई बहन सोचते हैं कि हमारा भाई सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होगा, पूरे परिवार की पहचान बनेगा। और जब ये सिस्टम इन बच्चों की मेहनत को अनदेखा कर देता है, तो सिर्फ सिलेक्शन नहीं छिनता, माँ बाप के चेहरे की, एक माँ की मुस्कान छिन जाती है, पिता का गर्व छिन जाता है और एक बच्चे का भरोसा छिन जाता है। क्योंकि ये सिर्फ रिजल्ट नहीं है इनके लिए, ये तमाम उम्र की मेहनत का वर्डिक्ट था कि इन्हें भी कुछ मिलने वाला है।